अस्सलामुअलैकुम। जुमेरात का दिन 21 जून को मेरी परदादी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी। उसी जुमेरात उनका जनाज़ा भी था और जनाज़ा उनका जब हम पढ़कर वापस आ रहे थे, जनाजे के बाद हम कब्रिस्तान में उनकी दफन का अमल करने गए। वापस जब घर की तरफ हम आ रहे थे तो मैंने अपने बाबा से पूछा कि क्या हम अपने किसी और रिश्तेदार को भी दफन किया है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया मुझे। चलते चलते इसी दौरान मेरे बाबा आगे की तरफ चले गए और मैं पीछे रह गया। मैं पीछे अकेला ही आ रहा था कि मेरी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो मेरे साथ साथ चलने लगा। चलते चलते उनकी उम्र शायद 70 के आखिर या 80 ही होगी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपनी दादी का पोता हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उनका पर पोता था। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी दादी के कज़न हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया मगर इस पर गुफ्तगू की कि हमारा ख़ानदान कितना बड़ा है और मैंने जनाजे पर आने वाले कुछ लोगों को तो पहली दफ़ा देखा था। बाद में मैंने अपनी अम्मी को ये गुफ्तगू बताई तो वो हैरान रह गई और कहा कि मेरी दादी का तो कोई कज़न था ही नहीं ऐसा। उनका सिर्फ़ एक भाई था जिसका कोई बच्चा नहीं था और एक बहन थी जो सालों पहले बग़ैर बच्चों के वफ़ात पा गई थी। उस तरफ का कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं था। मैंने कहा शायद कोई दूर का रिश्तेदार हो, मगर अम्मी ने कहा कि अगर ऐसा होता तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती। मैंने कहा कि अगर वो दोबारा दिखाई दे तो उनकी तरफ इशारा कर दूंगा मैं। आप जनाजे के बाद जो एक कुरान खानी करवाई हमने, मैंने उस आदमी को दोबारा देखा, मगर अजीब बात ये थी कि अम्मी ने कहा कि वो दिख ही नहीं रहा। मेरी भाभी ने उन्हें देखा था। वो आदमी छोटे कद का था। मेरे कंधे तक मेरी लंबाई तकरीबन 5 फुट 5 इंच है। उन्होंने नीला चमकीली कमीज़, काला स्वेटर, काली शलवार और जूते पहने हुए थे। बालों में सफ़ेदी थी और चश्मा लगा रखा था। अम्मी इस बात पर कायम रहीं कि उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैंने अपनी नानी से पूछा कि क्या वो इस ऐसे शख्स के आदमी को जानती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कोई ऐसे शख्स को नहीं देखा। जब मैंने पूछा कि क्या कोई दादी का कोई रिलेटिव था ऐसा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, मगर मुमकिन है कि इस दौर का कोई रिश्तेदार हो जिसे वो ना जानती हो। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी गायब हो गया है। मैं और मेरी भाभी ने उन्हें नहीं देखा था कि वो कब निकले और कब यहाँ से गए। जैसे ही हम बाहर आए मेरी भाभी ने उन्हें फिर देखा, मगर जैसे ही मैंने देखा तो वो एक दीवार के पीछे चले गए। हमने इंतज़ार किया कि वो दूसरी तरफ से निकलें, मगर वो कभी वहाँ से निकले ही नहीं। हमने गाड़ी से उस दीवार के पास जाके देखा कि शायद वो कहीं और चले गए होंगे पीछे, मगर वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि उस दीवार के पीछे जाओ तो कहीं और चले जाओ। उस दीवार से एक साइड से एंटर हो जाओ तो दूसरी साइड से ही रास्ता मिलता है। लेकिन जब हमने जाकर देखा भी तो वहाँ कोई नहीं था, वो जगह खाली थी। मैं और मेरी भाभी ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। ये इतना अजीब वाक़या था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ख़त्म करूँ इसे, मगर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एक अजीब तजुर्बा था। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में एक प्यारे से बने घर में रहता हूँ जो पाकिस्तान के बहुत जनूबी हिस्से में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस वक्त हमारे साथ क्या हुआ। ये वाक़या अगर मेरे साथ होता तो शायद मैं इसे कुछ गलत फहमी भी अपनी समझ लेता या मेरा जहनी ख्याल कह के छोड़ देता, लेकिन जो कुछ मैंने महसूस किया वो मेरी भाभी ने भी महसूस किया था। न जाने वो कौन था, क्या था, मैं नहीं जानना चाहता। खैर, ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मार्च 2022 का है, जब स्प्रिंग छुट्टियों का वक्त था। मैं उस वक्त अपने कॉलेज के दूसरे साल में था। मैं और मेरे दोस्तों हम टोटल 6 लोग थे। हमने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद के पास मरी के करीब एक कैबिन किराए पर लें ताकि थोड़ा आराम मिले। ना कॉलेज, ना टेंशन, ना मोबाइल फ़ोन। ये उन ट्रिपों में से एक होनी थी जहाँ ज़्यादा हंसी मजाक हो, आवाज़ से म्यूज़िक चले और जैसे यादें बन जाएं जिन पर बाद में हंस सकें। हम 4 लड़के थे, मैं, मतीन, काशिफ और तलहा, और 2 लड़कियाँ, जैस्मीन और सहरिश। हम सब पहले साल से अच्छे दोस्त थे। जो कैबिन हमने सेलेक्ट किया था वो काफ़ी सस्ता था
उसके साइज़ के हिसाब से। 2 मंजिला, चारों तरफ से बालकनी, 2 बाथरूम, और बताया गया था कि ये एक ख़ास जगह पर है जहाँ पास एक झील भी है। वो एक तन्हा इलाका था, किलोमीटरों तक कोई शहर नहीं था, हर तरफ जंगल ही जंगल। कैबिन के मालिक फ़ोन पर अजीब से लग रहे थे। उनकी आवाज़ में एक अलग सा लहजा था और उन्हें सिर्फ ये कहा था, जंगल में ज़्यादा दूर मत चले जाना, वहाँ कुछ पुरानी चीज़ें हैं, गिरे हुए दरख्त, सांप वगैरह, घूम जाओगे और मुसीबत होगी तुम लोगों को। हम हंस दिए, लगा कि शायद जंगल वाले हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, मगर जब वहाँ पहुँचे तो मजाक नहीं था ये। रास्ता बहुत लंबा था, जीपीएस 1 घंटा पहले बंद हो गया था। आखिरी कुछ किलोमीटर सिर्फ कच्चे रास्ते और पत्थर थे। एक गाड़ी मुश्किल से गुजरती थी वहाँ से। जैसे जैसे हम कैबिन के करीब पहुँचे, दरख्त घने होते गए। जब कैबिन नज़र आया तो सब खामोश हो गए। ये तस्वीरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पुराना और मैला था, शीशे धूल से भरे हुए थे। कुछ झाड़ियाँ तो सिर्फ एक कोने से लटक रही थीं। इसके बाहर एक हल्की सी बू थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी की एक कचरे की हो। हमने मजाक में कहा कि इसमें ही उस जगह का करैक्टर है। सामान अंदर ले गए और शाम 7 बजे प्लानिंग की। बाहर बारबेक्यू किया, ब्लूटूथ स्पीकर से म्यूज़िक चलाया और कार्ड खेलते रहे। रात 11 बजे ठंड बढ़ गई तो अंदर आ गए। तब मुझे महसूस हुआ कि बाहर का जंगल कितना अंधेरे में था। सिर्फ रात का अंधेरा नहीं, बल्कि पूरा स्याह। बालकनी की लाइट्स भी सिर्फ कुछ कदमों तक रोशनी देती थीं। हर तरफ सिर्फ घने दरख्त थे। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ हमारे आसपास डूब रहा हो। ना कोई कीड़ा, ना हवा, सिर्फ गहरी खामोशी ही थी वहाँ पर। रात 2 बजे हम सब सो गए। मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, किचन के बिल्कुल साथ। एक छोटी सी विंडो थी जो जंगल की तरफ खुलती थी। रात 4:15 पर मेरी आँख खुल गई, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी वजह के। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। दिल तेज़ धड़क रहा था। तभी आवाज़ आई, दस्तक की 3 बार, टैप टैप टैप। पहले लगा शायद हीटर है, मगर आवाज़ रिपीट होने लगी। ना मेटल जैसी थी, ना किसी मशीन की, जैसे उंगलियों से कोई शीशा बजा रहा हो। जब विंडो की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, शीशे से चिपका हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल करीब उस शीशे पर। बहुत ज़्यादा सफ़ेद जिल्द, बाल बिखरे हुए, शर्ट नहीं पहनी हुई थी उसने, बस घूर रहा था हमें। उसका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे मुंह से सांस ले रहा हो। आंखें बड़ी बड़ी, ना झपक रहा था ना ही वहाँ से हिल रहा था, सिर्फ खड़ा हुआ था वहाँ पर। धीरे धीरे टैप कर रहा था, जैसे मुझे डराना चाहता हो। मैं हिल भी नहीं पाया। आवाज़ तेज़ होती गई उसके टैप की। मैंने चुपके से मतीन को पुकारा, जो मेरे कमरे के बाहर काउच पर सो रहा था। फिर ज़ोर से उसका नाम लिया। वो उठ गया। नींद में पूछा क्या हुआ। मैंने सिर्फ शीशे की तरफ इशारा किया। उसने देखा तो फ़ौरन उछल पड़ा। कॉफ़ी टेबल पर गिर गई। शायद उस आवाज़ से वो आदमी भाग गया, क्योंकि जब मतीन ने लाइट जलाई और बाहर भागा तो वहाँ कोई नहीं था। सब उठ गए। लड़कियाँ डर गई थीं। तलहा कहने लगा कि शायद कोई नशई हो। काशिफ ने कहा शायद शिकारी हो, मगर मुझे पता था ये वही आदमी था जो मुझे देख रहा था। वो बल्कि खोया हुआ नहीं था। हमने दरवाज़ा ब्लॉक किया, सोफ़ा विंडो के सामने लगा दिया और हम जागते रहे। रात में फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह जब बाहर गए तो कैबिन के चारों तरफ नंगे पाँव के निशान थे। हर शीशे के नीचे, हर एक, हत्ता के ऊपर वाले वॉशरूम के छोटे शीशे तक। हमने फ़ौरन वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन हम बेवकूफ़ थे, वापस नहीं गए। दूसरी रात भी वहीं पर शुगल मेला लगाने लगे। म्यूज़िक चला, फायर पिट लगाया, लेकिन सबकी एनर्जी अलग। हर कोई जंगल की तरफ देख रहा था। जैस्मीन भी घबराई हुई थी और काशिफ ने अपना शिकार वाला छुरा कमर से बांध रखा था। जब फाइनली हम अंदर गए, हर विंडो लॉक की, दरवाजे को चेक किया। रात के तकरीबन 3:30 के करीब मतीन दोबारा पानी पीने के लिए किचन में गया। उसने हालवे में खड़े होकर मुझे पुकारा। मैं उठ गया। देखा कि वो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था,
किचन में कोई था, वही आदमी, मगर इस बार वो अंदर था, नंगा। उसकी पीठ पूरी छिल गई थी, गहरी खराशों से भरी हुई। फ्रिज के सामने खड़ा हुआ था वो हमें देख रहा था जैसे उसे समझ नहीं आ रही हो। धीरे धीरे अपनी जगह पर झूल रहा था। मतीन कुछ बोला नहीं, सिर्फ पीछे हटा। हम सब चुपचाप हालवे के पास इकट्ठे हो गए। मेरे पास छोटी छुरी थी। सैरिश ने फायर पोकर उठाया। काशिफ ने एक टूटी हुई कुर्सी पकड़ी, लाइट जलाई और वो आदमी गायब। पीछे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन टूटा हुआ नहीं, बस खुला हुआ था। तो पता लगा कि वो वहाँ से आया गया है। 20 मिनट बाद हम निकल गए वहाँ से। किसी ने बहस नहीं की, सिर्फ वो लीड, चाबियाँ, फूंस उठाए और जंगल से गुजर गए। तब तक सिग्नल मिला और पुलिस को कॉल की। हाईवे के पास एक होटल में जब डिप्टी से मिले तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ पूछा कि कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ। फिर बोला, हाँ, वहाँ जंगल में कुछ लोग छुपके रहते हैं, ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। हमने समझने की कोशिश की कि ये सिर्फ कोई आवारा आदमी नहीं था। ये आदमी 2 रात तक हमें देख रहा था, वापस आया और किसी तरह अंदर भी घुस गया। डिप्टी सिर्फ सिर हिलाता रहा, जैसे ये पहले भी सुना हो उसने। जब कैबिन के मालिक का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर अजीब सी शनाख्त थी, जैसे वो उसको जानता हो। कुछ दिनों बाद वो लिसनिंग रेंटल वेबसाइट से गायब हो गई। ना कोई जवाब मिला, ना कॉल, ना ही डिपॉजिट वापस। लेकिन उस आदमी का चेहरा जो उसने शीशे से मुझे देख के बनाया था, वो आज भी कभी कभी नींद में याद आता है। हम अब उस ट्रिप का ज़्यादा जिक्र नहीं करते, और जितना मुझे याद है, हम में से कोई भी दोबारा मरी उस जगह वापस नहीं जाना चाहेगा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं 12 साल का था, मेरी माँ ने अभी मुझे इतना भरोसा देना शुरू किया था कि मुझे घर में अकेला छोड़ जाएं। ये वाक़या उसी वक्त का है। हम लाहौर के एक पुरसकून और महफूज इलाके में रहते थे। खामोश गलियाँ, खुला मैदान, अच्छे पड़ोसी और आसपास छोटी सी मार्केट जहाँ छोटी छोटी दुकानें और रेस्टोरेंट थे। ये वो जगह थी जहाँ रात को अकेले चलना भी डर का सबब नहीं बनता था। इसी वजह से मेरे वालिदैन ने मुझे इस उम्र में घर पर अकेला छोड़ने का फ़ैसला किया था। आज भी मैं अपने वालिदैन के साथ उसी घर में रहता हूँ। उस रात जो हुआ वो एक वीकेंड की रात थी। मेरी बड़ी बहन किसी वजह से घर में नहीं और दादा दादी भी नहीं आ सके थे, इसलिए वालिदैन ने फ़ैसला किया कि मुझे अकेला छोड़ देंगे वो घर। मेरे वालिदैन ने किसी ज़रूरी काम जाना था। उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दिए, पिज़्ज़े के लिए। मेरे लिए उस उम्र में ये रात किसी ख्वाब से कम नहीं थी। पूरा घर मेरा, वीडियो गेम और पिज़्ज़ा। उस वक्त मुझे जेम्स बॉन्ड के वीडियो गेम्स का क्रेज़ था और मैं PS2 पर नाइट फायर खेल रहा था। गेम ख़त्म करने के बाद मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हमारे घर के करीब एक पिज़्ज़ा शॉप थी, गफ्फार पिज़्ज़ा, जो अब बंद हो चुकी है, लेकिन उस वक्त वो हमारी फेवरेट थी। मैंने एक बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। जब तक पिज़्ज़ा आया, मैंने दूसरी गेम स्टार्ट कर ली। जब डोरबेल बजी तो मैं नीचे भागा। हाथ में वो 200 रुपये का नोट था जो वालिदैन ने दिया था। आमना ने कहा था कि 50 रुपये टिप दे देना। पिज़्ज़ा शॉप सिर्फ 3 गलियां दूर थी, तो ये कोई बुरी टिप नहीं थी। दरवाज़ा खोला तो लगभग 30 से 40 साल का शख्स सामने था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और शक्ल गंदी सी थी। आँखों में चश्मा था और काला सा ट्रकर कैप पहना हुआ था। मैंने उसे पैसे दिए और जब वो मुझे चेंज दे रहा था तो अचानक उसने अंदर झांकते हुए पूछा, तुम अकेले हो? मुझे ये सवाल अजीब और खौफनाक लगा। मैंने कहा, नहीं, वालिदैन रास्ते में हैं। मुझे कहना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मैं घबरा गया था। मैं पिज़्ज़ा लेकर अंदर आया, किचन में बैठकर खाना खाया, 3 स्लाइस लिए और बाकी फ्रिज में रख दिए। फिर वापस अपने कमरे में गया और दूसरी जेम्स बॉन्ड गेम एजेंट अंडर फायर खेलने लग। वक्त गुजर गया। तकरीबन 11 बज गए थे जब दोबारा डोरबेल बजी। मुझे लगा अम्मा अब्बा वापस आ गए हैं। नीचे भागा और दरवाजे से कहा, अम्मा अब्बा। लेकिन दरवाजे के पीछे एक अजनबी आवाज़ ने कहा, भाई साहब,
मदद चाहिए। उसने कहा उसे फ़ोन चाहिए। मैंने पूछा कौन हो तुम? तो फिर उसने कहा कि उसे बस फ़ोन चाहिए। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने दरवाजे के पास जाने का इरादा छोड़ दिया। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि अचानक उसने ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, रुको भाई, मदद चाहिए। इसका मतलब था उसने मुझे देख लिया था। घर के दरवाजे के ऊपर एक शीशे का हिस्सा था, उससे वो मुझे देख रहा था। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, लेकिन उसका साया नज़र आया। वो घूर रहा था मुझे। मैं भागकर वालिदैन के कमरे में गया, क्योंकि वहीं एक फ़ोन था। अम्मा का नंबर याद था, तो फ़ौरन कॉल की। अम्मा ने उठाई। उनकी आवाज़ से लगता था वो किसी महफिल में है। जब मैंने उन्हें बताया कि कोई अजनबी दरवाजे पर है और अंदर आना चाहता है, तो उनकी आवाज़ फ़ौरन बदल गई, बहुत सीरियस और तेज़ हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने उसे बताया कि घर में मैं अकेला हूँ। मैंने सच बताया कि हाँ, उसने पूछा था और मैंने जवाब दिया। अम्मा ने पूछा कि क्या किसी और को भी पता था कि तुम घर में अकेले हो। मैंने फ़ौरन उस पिज़्ज़े वाले का जिक्र किया। इसी दौरान डोरबेल दोबारा 2 मरतबा बजी। मैंने घबरा कर अम्मा को बताया कि वो शख्स जाने का नाम नहीं ले रहा। अम्मा ने कहा कि मैं वालिदैन के कमरे में रहूं। अम्मा ने कहा कि मैं उनके कमरे में ही ठहरूं, दरवाज़ा बंद कर लूं और चुप रहूं। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को कॉल कर रही हैं। फ़ोन लाइन पर वो मुझे तसल्ली देती रहीं। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। साइड गेट जो बैक यार्ड में जाते हैं वो खुला था। आवाज़ हल्की सी थी, लेकिन वाजिया थी। मैंने ये भी अम्मा को बताया, तो उन्होंने कहा कि बस चुप रहो और हर हाल में लाइट्स बंद कर देनी चाहिए आप। मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी। मैंने कहा अगर वो ड्राइंग रूम की विंडो से अंदर आने की कोशिश करे तो? अम्मा ने कहा बस चुप रहो और पुलिस का इंतज़ार करो। तभी नीचे से पैरों की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर चल रहा हो घर के। मैंने घबरा कर अम्मा को बताया। वो चीखी फ़ोन में और दूसरे फ़ोन पे शायद पुलिस से कह रही थी वो आदमी घर के अंदर है। उन्होंने कहा कि मैं बिस्तर के नीचे छुप जाऊं। 12 साल के बच्चे के लिए ये सब कुछ किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दरवाजे के छोटे से ताले के अलावा कुछ भी मुझे महफूज नहीं लग रहा था। पैर की आवाज़ अब सीढ़ियों पर थी, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। पहले वो मेरे और बहन के कमरे में गया, फिर वो मेरे वालिदैन के कमरे के सामने रुक गया। उसने दरवाजे का नोब घुमाया, लेकिन ताला लगा हुआ था। 2-3 बार कोशिश की, फिर हल्की सी दस्तक दी, मगर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। फिर उसके कदमों की आवाज़ वापस कॉरिडोर में गई, फिर सीढ़ियाँ नीचे और फिर चुप। मैं इतना डरा हुआ था कि फ़ोन में भी कुछ नहीं कहा। अम्मा ने कहा कि पुलिस वहाँ आ गई है, लेकिन मैं अभी भी चुप रहूँ। फिर अचानक से भरी भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। किसी आदमी ने मेरा नाम लेकर कहा कि वो पुलिस वाला है। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 पुलिस वाले सामने थे और 2 नीचे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, क्योंकि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। पीछे वाली स्लाइडिंग विंडो भी पूरी खुली हुई थी, वहीं से वो घुस आए थे। मैंने सब कुछ पुलिस को बताया, पिज़्ज़े वाले पर शक भी किया। मेरे वालिदैन फ़ोन पर सुन रहे थे ये सब। जब वो वापस आए तो सिर्फ 2 पुलिस वाले घर में थे। अगली रात वालिदैन मुझे गफ़ार पिज़्ज़ा लेकर गए और कहा कि अगर वो बंदा दिखे तो पहचान लो। जब वो नहीं मिला तो उन्होंने मैनेजर से पूछा कि किस शख्स का वैसा चेहरा है जैसा मैंने बताया। मैनेजर ने कहा हमज़ा हो सकता है, लेकिन वो अभी डिलीवरी पे गया हुआ है। जब उन्होंने कुछ बताया तो उसने कहा हमज़ा ऐसा नहीं कर सकता और हमें दुकान से निकलने को कह दिया। मेरे वालिदैन ने वहाँ ज़बरदस्ती हंगामा कर दिया और कहा कि अब कभी यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। हम कार में बैठ गए और उस बंदे का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया। वालिदैन को शक था कि मैनेजर ने उसे कॉल या मैसेज कर दिया होगा कि अभी दुकान पर मत आना। उन्होंने कुछ वकीलों से भी बात की, लेकिन किसी ने केस नहीं उठाया। सब ने कहा कि कोई सबूत नहीं है। हमने कभी उस पिज़्ज़ा शॉप से दोबारा कुछ नहीं ख़रीदा और बहुत देर तक मेरे वालिदैन मुझे दोबारा अकेला घर में छोड़ते ही नहीं थे, सिर्फ इस वाक़ये के बाद। आज भी मुझे यकीन है कि वो पिज़्ज़े वाला ही था या उसका कोई दोस्त, क्योंकि किसी को कैसे पता हो सकता था कि मैं घर में अकेला था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम। जब मैं नौजवान था, मेरी वालिदैन ने फ़ैसला किया कि हम कैलिफ़ोर्निया से पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में मूव करेंगे। हमने गिलगित के पास एक सुनसान इलाके में एक खूबसूरत घर बनवाया था, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, जहाँ ना कोई हमसाया था ना कोई आवाज़। हर तरफ घना जंगल था, जो नेशनल पार्क और पेपर मिल के लकड़ी काटने वाले इलाकों से मिलता है। घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला, जिम, बिलियर्ड रूम और नीचे बेसमेंट में एक पूरा मूवी थिएटर बनाया गया था। सब कुछ ऐसा ख्वाब जैसा लगता था, तन्हा, पुरसकून और मुकम्मल। कुछ अर्सा रहने के बाद मेरे वहाँ स्कूल में दोस्त बने। एक रात जब मेरे वालिदैन गिलगित सिटी गए हुए थे, तो मैंने उन दोस्तों को बुला लिया। घर में हम बिल्कुल अकेले थे। हम दोनों नीचे मूवी रूम में गए और एक मूवी लगा ली। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मूवी के दरमियान करीब आधी रात का वक्त मुझे अचानक से एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे मेरी बॉडी किसी चीज़ का एहसास कर रही थी जो मेरी आंखें नहीं देख पा रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बार बार पीछे वाले शीशों की तरफ देखता और जो अंधेरे जंगल की तरफ खुलते थे। मुझे लगा कि हमें शायद कोई देख रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया। मूवी के दौरान थोड़ी इंटीमेसी भी हुई, लेकिन मेरे अंदर वो खौफ बढ़ता गया कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। मूवी के बाद मैंने उसे ऊपर ले जाकर उसकी कार तक छोड़ा। घर में वापस गया तो याद आया कि नीचे बिलियर्ड रूम और मूवी थिएटर की लाइट्स खुली रह गई हैं। वापस नीचे गया, पहले मूवी रूम की लाइट बंद की। तब मेरी नज़र एक पीछे के बड़े शीशे पर पड़ी और वहाँ वो शख्स था। वो शख्स बिल्कुल पागल सा लगता था। लंबे उलझे हुए बाल, गंदे कपड़े, सबसे डरावनी चीज़ उसका चेहरा था। एक इतनी बड़ी अजीब मुस्कुराहट कि मेरी उसको देख के रूह कांप गई। उसकी आंखें सीधा मुझे घूर रही थी और हाथ में एक छुरी थी। वो छुरी शीशे पर हल्के हल्के मार रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। मैं पीछे हटकर एक अलग कमरे की तरफ गया और उसकी लाइट्स बंद की। उस कमरे में भी एक स्लाइडिंग ग्लास डोर था जो जंगल की तरफ खुलता था। जैसे ही स्विच ऑफ किया, देखा कि वो शख्स शीशे से चलकर दरवाजे के पास आ गया है। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ शीशा था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ घूरता रहा मुझे। मैं चुपचाप ऊपर चला गया। जैसे ही मैं ऊपर गया, मेरे वालिदैन वापस घर आ गए थे। मैंने उनको बताया, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने एक आदमी देखा बाहर, छुरी के साथ मुझे देख रहा था। वो अम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब्बू ने बिना कुछ कहे अपनी बंदूक निकाली और बाहर चले गए। जब मैंने अम्मी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा, यहाँ कुछ दिन से चोरियाँ हो रही हैं। एक आदमी जंगल से निकलकर लोगों के घर में घुसने की कोशिश करता है। हमारे से जो दूर भी घर हैं, उधर भी ऐसे ही कुछ हरकत हुई हैं। जो तूने बयान किया वो बिल्कुल उसी जैसा है। पुलिस बुलाई गई, लेकिन ना कोई निशान मिला, ना कोई पैरों का नक्श, सिर्फ ठंडा अंधेरा जंगल। मुझे लगा ये सब ख़त्म हो गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो नीचे से हल्की हल्की छुरी के शीशे पर लगने की आवाज़ आई। मेरा कमरा 2nd फ्लोर पर था, बिल्कुल मूवी रूम के ऊपर। ये आवाज़ हर रात आती रही, कभी रुकती, कभी 3 बजे दोबारा शुरू हो जाती, समझ नहीं आता। कभी मुझे छत पर कदमों की आवाज़ भी सुनाई देती। हर मर्तबा मैं झांकता तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन दिल के किसी कोने में एहसास रहता कि कोई मुझे देख रहा है। फिर सर्दी का मौसम आया। मेरे वालिदैन कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक शॉटगन दी और हमारे पास एक बड़ा रोटवीलर कुत्ता भी था, जो सिर्फ तब भौंकता जब कोई असल में वहाँ होता। एक रात जब मैं अकेला था, मुझे सर्दी में बाहर से धीमी धीमी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुत्ता उठ गया, कानों को तान के भौंकना शुरू कर दिया उसने, जैसे कोई असल में वहाँ हो। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस रात मैं शॉटगन लेकर सोया। दरवाज़ा लॉक, पर्दे बंद और कुत्ता मेरे पास था। अगली सुबह जब मैं बाहर गया तो मैंने नोट किया कि किसी इंसान के निशान हैं, पैरों के निशान, हर खिड़की के पास गए थे।
जैसे मुझे ढूंढ रहे हों वो। मैं उन निशानों के पीछे गया। वो जंगल में घुस रहे थे। कुछ दूर जाकर उनका पैटर्न अजीब हो गया, जिगजैग फिर उल्टा, जैसे मुझे गुमराह करना चाह रहे हों। मुझे महसूस हुआ कि आगे जाना खतरनाक है। मैं वापस आ गया वहाँ से। उसी रात फिर से शीशे पर वो टैपिंग आई, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। मैंने शॉटगन उठाई, ऊपर वाली बालकनी पर गया और लाइट ऑन की जो बैक यार्ड को रोशन करती थी। वहाँ वो शख्स था, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें, हाथ में छुरी। मुझे घूरता रहा। मैं चीखा, अगर नहीं गए तो गोली मार दूंगा, लेकिन उसने हिलना तक गवारा नहीं किया, सिर्फ मुझे घूरता रहा। मैंने वार्निंग शॉट हवा में फायर की, तब उसने पहली दफ़ा रिएक्ट किया। धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन आंखें मुझ पर तकीं। तब मैंने कुत्ता छोड़ दिया, नीचे भागा, दरवाज़ा खोला और उसे जंगल में छोड़ दिया। वो बिजली की तरह दौड़ा, जैसे उसे मार देगा। उसका शॉक कॉलर था, इसलिए दूर नहीं गया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उस शख्स को डरा दिया होगा। उस रात के बाद मैंने उस शख्स को कभी नहीं देखा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।